नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे इस भारत देश में सैकड़ों नेता हैं जो खुद को बाबा साहब का अनुयायी बताते हैं और अपने आप को दलितों का हितैषी बताकर उनसे वोट लेकर सत्ता पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब बात दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की होती है, जब बात उनके विकास की एकमात्र किरण यानी आरक्षण को बचाने की आती है, तो कोई भी नेता इनके समर्थन में नहीं खड़ा होता। साथियों, इस आधुनिक युग में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में शोषित, वंचित, पिछड़े समाज और महिलाओं का मुक्तिदाता मसीहा बनकर भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा शुरू किए आंदोलन की मशाल किसने जारी रखी? डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनकी विरासत को किसने आगे बढ़ाया? कितने ऐसे नेता हुए जिन्होंने अंबेडकरवादी विचारधारा के जरिए बाबा साहब अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा किया? ऐसे अनेक सवाल हैं जो हम सब सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित नेता कौन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे, जिन्हें भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माना जाता है। वे ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी को समान राजनीतिक अवसर प्राप्त हो, धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका मानना था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकती। बाबा साहब का मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक बताते हुए इसकी आलोचना की और उनका मानना था कि कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने भारत के साथ संपूर्ण विश्व को अपने विचारों का एक नया फॉर्मूला दिया: शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बहुजन नेता कौन? अगर हम इसकी डिटेल में खोज करें तो पता चलता है कि भारत में कई सारे दलित नेता हुए हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नेता बहुत कम हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में बहुजन समाज के अधिकारों के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन 30 सितंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने इन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। 6 दिसंबर 1956 को पार्टी के गठन से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। यंग शिवराजन को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1957 में पार्टी के 9 सदस्यों दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा में 2 और राज्य विधानसभाओं के लिए 20 उम्मीदवार और चुनकर आए थे। ये डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी के अन्य नेता जैसे कि एडवोकेट बीसी कांबले, एडवोकेट बाबू हरिदास, बैरिस्टर राजा बाबू, खोबरा गणे दादा साहब रिपोर्टें, दादा साहेब गायकवाड़ आदि भंडारी, बुद्ध प्रिय मौर्य और गर्म एडवोकेट नीले और बीएस मौर्य जैसे नेताओं ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश में मिलजुल कर काम किया, जिसके कारण अंबेडकरवाद की चर्चा पूरे देश में होती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 1964 को पार्टी के अध्यक्ष शिवराजन का निधन हो गया। उसके बाद दादा साहेब गायकवाड़ को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया
जो सर्वमान्य नेता नहीं थे, और यही से बाबा साहब की संकल्पना का अंत शुरू हुआ। पार्टी में कांबले गुट और भंडारे गुट बना, जिससे पार्टी में फूट का असर यह हुआ कि तीसरे लोकसभा के आम चुनाव में महाराष्ट्र से एक भी सांसद चुनकर नहीं आया। बुद्धप्रिय मौर्य ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए काफी काम किया था। उन्होंने मुस्लिम समाज में रिपब्लिकन पार्टी का काफी जनाधार बढ़ाया था, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा और विधान मंडल में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार चुनकर आए थे, किंतु अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण वह पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी के अनेक टुकड़े बन गए। गधे गुट गायकवाड़, गुट कुम्हार, गुट भंडारे, गुट कांबले, गुट गवाही, गुट आवले गुट, मौर्य गुट रुकावटें, गुट करवा रहे गुट अरावली, गुट 2020 तक कुल 40 से ज्यादा गुटों में बाबा साहब आंबेडकर का सपना बिखर गया। जैसा कि मैंने कहा, भारत में बाबा साहब आंबेडकर के बाद कई सारे दलित नेता हुए, लेकिन 1980 तक भारतीय राजनीति में अंबेडकरवादी नेता वो लोग ढूंढते रहे, पर कोई मिला नहीं। मेरा मानना है कि इन तमाम नेताओं ने अंबेडकर साहब का दिया हुआ फॉर्मूला, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इस नारे को ठीक से समझ ही नहीं पाए। ये नेता शिक्षित थे, लेकिन संगठन मजबूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और सबसे अहम बात यह है कि समाज के अधिकार के बजाय अपने ही घर में संघर्ष करते रहे। संघर्ष इतना किया कि 2024 तक 40 से ज्यादा गुटों में बाबा साहब अंबेडकर का सपना बिखर गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद कोई नेता उनकी बराबरी नहीं कर सका, क्योंकि उन सभी में अपने अहंकार और विवाद था। कांग्रेस में भी कई दलित नेता हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वे दलित थे, लेकिन अंबेडकरवादी विचारों के नेता नहीं थे। इसीलिए समाज परिवर्तन करने में पूर्णतः असफल रहे। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता बाबू जगजीवन राम, जो भारत के उप प्रधानमंत्री तक नहीं बन सके, 30 वर्षों तक कई मंत्रालयों से केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन भारत में भी शोषित वंचित बहुजन समाज के प्रति भी अपनी पहचान बनाने में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि वे शिक्षित तो थे, पर बहुजन समाज के आंदोलन को संगठित करने के लिए कोई संगठन नहीं बनाया और उनके हक के लिए किसी प्रकार का आंदोलन भी नहीं किया। भारत में अक्सर दलित और मुस्लिमों को ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाता है जहां उन्हें कोई अधिकार नहीं होता, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो मूलतः दलित है लेकिन अंबेडकरवादी नहीं, उन्होंने बहुजन समाज के लिए कोई संगठनात्मक या आंदोलनात्मक काम नहीं किया है। इसीलिए अब तक सवाल बरकरार है कि आखिर वह कौन है जो बाबा साहब की विरासत को और सपनों को हकीकत में बदल दिया हो। दलितों को कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया जाता था। इसी एडजस्टमेंट की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर पहुंचने के लिए सत्ता का ताला खोलना बहुत जरूरी होता है, और ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए। उस ताले की मास्टर की दलितों के हाथों में साहब कांशीराम ने थमाई इससे पहले यह था कि सत्ताधारी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट पाकर सत्ता में पहुंचते थे, मगर डॉक्टर अंबेडकर के बाद ऐसा कोई दलित नेता इतना ऊपर नहीं चढ़ पाया। सत्ता प्राप्ति के लिए बाबू जगजीवन राम जब आखिरी दांव चल रहे थे, तब एक अंबेडकरवादी सरकारी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर कभी साइकिल तो कभी बहुत से सफर करके एक मूवमेंट खड़ा कर रहा था, और उसका नाम कांशीराम था। वह जानता था कि अंबेडकर का ज्ञान और जगजीवन राम की निष्ठा से दलितों का पूर्णतः भला नहीं हुआ है। वह कहता था कि दलितों को राजनीति में अपनी अहमियत जतानी है तो मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ जोड़ना चाहिए। सिखों के साथ कुछ सालों से धोखा हो रहा है, मुसलमानों के साथ 40 साल से और दलितों के साथ हजारों साल से। अगर यह सभी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम जुल्मी राज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह महापुरुष कहता था कि जातियां हमने नहीं बनाई, बल्कि हम पर लाद दी गई हैं। हम तो इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि हम जाति व्यवस्था के शिकार हैं। हमारा उद्देश्य समाज को जातियों में बांटना नहीं, बल्कि उन्हें एक करना होना चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए 85% का नया फॉर्मूला इसी महापुरुष ने दिया है। 85% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर एक हो जाए,
ने मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहे तो उनके रास्ते में 3 रुकावटें आएंगी, मनी, मीडिया और माफिया। अगर आप इन 3 रुकावटों से बचते बचते अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते गए तो आपको जितने से कोई नहीं रोक सकता। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पृथ्वीपुर गांव में उनका जन्म हुआ। कांशीराम जी को 1958 में पुणे स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट